हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको मोलैरिटी नॉर्मेलिटी बता दिया था। आज के लेक्चर में हम एल्कलिनिटी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ये लेक्चर ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे जो ये ग्राफ आने वाला है ना, ये आपको बुक से समझ नहीं आएगा। ये जो टेबल आने वाली है ये भी आपको समझ में नहीं आने वाली है। ये 2b माइनस एम कहाँ से आ गया, 2m माइनस पी कहाँ से आ गया, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए, तो एल्कलिनिटी होता क्या है, सिंपल सी बात है। इट इज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोनियम आयन या फिर H पॉजिटिव आयन। मेरे पानी की एबिलिटी कि वो H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर दे। सिंपल सी बात है कि मेरे पानी के अंदर कुछ ऐसे आयन्स हों, कुछ ऐसे आयन्स हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करना है तो हम एनायन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर नेगेटिव आयन्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर कुछ ऐसे आयन्स हों जो इस H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर दे, उसको मैं क्या बोलूं, उनकी कंसंट्रेशन को मैं क्या बोलूंगा, एल्कलिनिटी बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई। चलिए, तो यहां पर एल्कलिनिटी जो होती है वो किस वजह से आती है, आपके इनऑर्गेनिक मिनरल्स की वजह से आ सकती है, आपके डिजोल्व गैसेस की वजह से आ सकती है। चलिए तो देखते हैं कैसे आएगी ये। एक मिनट, पेज ऐड कर दूं मैं। देखिए, तो मैंने यहां पे बोला कि यहां पे डिजोल्व मिनरल्स की वजह से आ सकती है। ऑब्वियस सी बात है, मिनरल आपका डिसोशिएट होगा तो वो यहां पे एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, एक नेगेटिव आयन बनाएगा। जो नेगेटिव आयन होगा वो आपका न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो यहां पे सर्टेन मिनरल्स हो सकते हैं जो आपके H पॉजिटिव आयन को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। दूसरा मैंने बोला डिसॉल्व गैसेस की वजह से यहां पे एल्कलिनिटी आ सकती है। कैसे आ सकती है जरा देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं, चलो हम यहां पे बात कर रहे थे हमारे, मैंने एग्जांपल दिया कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, तो चलिए वही यहां पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि पानी के अंदर जो है वो आपकी CO2 डिसॉल्व हो गई है। पानी के अंदर यहां पे क्या हो गई है, CO2 डिसॉल्व हो गई है। वो यहां पे फॉर्म कर देती है H2CO3, जो एट सर्टेन टेम्परेचर एंड pH जो है वो डिसोशिएट हो जाता है इनटू HCO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये जो HCO3 नेगेटिव है ये फर्दर डिसोशिएट हो जाता है और यहां पर ये डिसोशिएट होकर बनाता है आपका CO3 ट्वाइस नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। क्लियर है। तो इस तरीके से पानी के अंदर यहां पर क्या हो सकता है, HCO3 नेगेटिव भी हो सकता है, CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन भी यहां पर हो सकते हैं पानी के अंदर। आई होप बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए यहां पर एक इक्वेशन लिखने वाला हूं, वो चीज याद रखना। क्यों, क्योंकि यहां पर जो आपका CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन है ये एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन में होता है, यहां पे कंबाइन करता है विद H2O और ये एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन में आ जाता है विद HCO3 नेगेटिव आयंस प्लस OH नेगेटिव आयंस। यहां पे क्या होती है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन आती है। ये दोनों मिलकर ये बनाने की कोशिश कर रहे होंगे और ये दोनों मिलकर ये बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि वहां पे pH कितना है, वहां पे टेम्परेचर कितना है, वहां पे इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो यहां पर अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अगर पानी के अंदर एल्गी है, अगर पानी के अंदर क्या है, एल्गी है, तो यहां पे जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एल्गी जो है वो आपके बाइकार्बोनेट आयन को खाना शुरू कर देता है। ये इसके लिए भोजन है, एल्गी के लिए ये भोजन है हमारे बाइकार्बोनेट आयन। वो बात समझ आ गई, क्लियर है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर है। अगर नहीं समझ आया तो ये समझो, मेरे पास एक बॉक्स है, यहां से दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, यहां से दो लोग फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है। ये 5 न्यूटन का लगा रहा है, ये 5 न्यूटन का लगा रहा है, ये यहां पे 5 न्यूटन लगा रहा है, ये 5 न्यूटन लगा रहा है। तो बॉक्स क्या रहेगा, बीच में रहेगा। क्लियर है। अगर मैं कहूं कि भैया ये 5 न्यूटन की जगह यहां पर अब 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा ना। वही चीज यहां होगी।
अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है इसका मतलब है ये दोनों मिलकर, इसका मतलब है ये दोनों मिलकर आपके यहां पर बना रहे हैं SCO3 नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। SCO3 नेगेटिव आयन चलो कंज्यूम होते जा रहा है, एल्गी कंज्यूम कर ले रही है, लेकिन जो ये OH नेगेटिव आयन है ये तो बच रहा है। तो OH नेगेटिव अगर आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है इसका मतलब ये है कि ये पानी को बेसिक बना देगा, मतलब pH को इंक्रीज कर देगा। तो जिस पानी में जनरली एल्गी होती है वहां का जो pH होता है वो 8 to 10 की रेंज में वेरी करता है। आई होप बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। तो यहां पे स्टेटमेंट बन सकती है अगर कहीं पे पानी किसी पानी में एल्गी है तो वो जनरली किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन होगी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। चलिए, तो यहां पर डिजोल्व गैसेस की वजह से किस तरीके से मेरे यहां पे कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। मिनरल्स की जो डिजोल्व मिनरल्स हैं उनकी वजह से भी मेरे यहां पे क्या हो सकती है, एल्कलिनिटी आ सकती है। चलिए, तो मेन जो कंट्रीब्यूटर होते हैं एल्कलिनिटी के, जो मेन कंट्रीब्यूटर होते हैं एल्कलिनिटी के वो तो ये तीन ही हैं, कार्बोनेट एल्कलिनिटी, बाइकार्बोनेट की वजह से और यहां पे कॉस्टिक एल्कलिनिटी OH नेगेटिव आयन की वजह से, ये मेन तीन है। ठीक है, बाकी यहां पे एल्कलिनिटी आपके अमोनिया की वजह से भी हो सकती है, यहां पे HS नेगेटिव आयन की वजह से भी हो सकती है। तो यहां क्योंकि अमोनिया जो है वो यहां पे H पॉजिटिव रिएक्ट करके यहां पे क्या बना देता है, NH4 पॉजिटिव ये बना देता है। ये जो HS नेगेटिव है ये H पॉजिटिव कंबाइन करके बना देता है H2S बना देता है। अगेन एक गैस है वो निकल जाएगी। क्लियर होगी बात। तो यहां पर जो ये सब क्या है, माइनर है, माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये पानी के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। मेन जो एल्कलिनिटी आती है वो इन तीनों की वजह से ही आती है। आई होप बात समझ आ गई होगी। कार्बोनेट एल्कलिनिटी, बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी एंड कॉस्टिक एल्कलिनिटी। इसको लिख भी देता हूं, ये लिखा होगा, ऐसे लिखा है, लिखा होगा यार, ये लिखा है कॉस्टिक एल्कलिनिटी, कार्बोनेट एल्कलिनिटी एंड बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी। और यहां पर ये H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव फॉर्म्स H2O। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, H पॉजिटिव आयन क्या हो यार, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, क्योंकि पानी तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे दोनों फॉर्म करके H2CO3 बना देंगे, H पॉजिटिव क्या कर देंगे, H2CO3 बना देंगे, तो H पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चलिए, अब सुनिए यहां पे, चलो, अगर यहां पे जो आपका pH जो है, अगर वो आपका यहां पे जनरली किसकी ज्यादा है, मोर देन 10.2 है, 10.2 10.3, अगर मोर देन 10 से है, सिंपल 10 मान लो, तो यहां पे जो आपकी एल्कलिनिटी होती है वो जनरली OH नेगेटिव आयन की वजह से होती है। ठीक है, जो आपकी 10 से लेके 4.5 तक होती है वो किसकी वजह से होती है, या तो कार्बोनेट की वजह से या फिर आपके बाइकार्बोनेट की वजह से। तो आपकी जो कॉस्टिक एल्कलिनिटी होती है, जो क्या नाम है, जो कॉस्टिक एल्कलिनिटी होती है वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू दीज टू, इन दोनों कंपैरिजन में काफी कम होती है। ये पॉइंट याद रखना, अभी काम आने वाला है। चलिए, इतना मैंने आपको बता दिया। अब सुनिए नेक्स्ट। तो एल्कलिनिटी कहां से आ सकती है आपको बता दिया। अब यहां पे आता है कि इसके यहां पर दिक्कत क्या है, पानी, अगर पानी में एल्कलिनिटी है तो दिक्कत क्या है। एक तो ये क्या करेगा, टेस्ट खराब कर देगा, बिटर टेस्ट कर देगा। ठीक है, दूसरी मेन प्रॉब्लम क्या करेगा, ये हमारे जो पाइपलाइन है उसको ब्लॉक कर देगा। इनक्रस्ट्रेशन बोलते हैं उसको, एक वर्ड आता है इनक्रस्ट्रेशन इन पाइप्स, ये इसको नोट कर लेना। एल्कलिनिटी कॉज इनक्रस्ट्रेशन इन पाइप। इनक्रस्ट्रेशन क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां पर अभी पाइप जो है इतना खुला हुआ है पूरा, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो हमारी जो एल्कलिनिटी है वो यहां पे क्या हो जाएगी, इस तरीके से चिपक जाएगी। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ये ओपनिंग है
जो ये ओपनिंग है उसका साइज क्या होते जा रहा है, छोटा, कम होते जा रहा है। तो यहां पे मेरे पाइप की ब्लॉकेज कर देता है, इसको बोलते हैं इनक्रस्टेशन। ठीक है सर, ये कैसे करेगा, अभी बता देता हूं। देखिए, अगर मेरे पानी के अंदर यहां पर कार्बोनेट आयन है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एल्कलिनिटी किसकी वजह से, कार्बोनेट आयन की वजह से है, और मेरे पानी के अंदर अगर कैल्शियम है, तो यहां पर फॉर्म कर देगा CaCO3, और ये एक प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, आपको मैंने बताया था पहले ही लेक्चर में कि यहां पर ये पानी होगा, अगर ये CaCO3 फॉर्म हो रहा है तो ये क्या करेगा, इस तरीके से नीचे बैठ जाएगा। तो सिमिलरली जब मैं पाइप में पानी भेजता हूं, उसके अंदर यहां पे एल्कलिनिटी है, तो वो क्या करेगी, Ca से कंबाइन कर जाएगी और यहां पे प्रेसिपिटेट बनाएगी, और प्रेसिपिटेट क्या करेगा, वो आपका यहां पर आके चिपक जाएगा। आई होप बात समझ आ गई है। तो एल्कलिनिटी क्या करती है, आपकी इंक्रस्टेशन करती है, आपका जो यहां पे एसिडिटी है, एल्कलिनिटी एक एसिडिटी है, एसिडिटी कोरोजन करती है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, तो इंपैक्ट समझ आ गया, सोर्स समझ आ गया, होती क्या है, ये सारे पॉइंट मैंने आपके कवर कर दिए हैं। होती क्या है, सोर्स क्या हो सकता है, माइनर कहां से आ सकती है, HS नेगेटिव, NH3, ये सब आ सकते हैं। इंपैक्ट क्या है, ये भी आपको बता दिया है, और दूसरा क्या है, इट इम्पार्ट्स बिटर टेस्ट। चलिए, एक और चीज देखिएगा, एक पॉइंट एल्गी के बारे में हमें बता ही दिया, तो मैं एक और चीज बता दूं। एल्गी की सबसे ज्यादा ग्रोथ पता है कौन कराता है, फॉस्फोरस। याद रखना, फॉस्फोरस को बोलते हैं प्राइम पोल्यूटेंट ऑफ द लेक्स। क्या बोलते हैं फॉस्फोरस को, प्राइम पोल्यूटेंट ऑफ द लेक्स। क्यों, क्योंकि वो एल्गी के लिए एक न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है। एल्गी जैसे उसको फॉस्फोरस मिलता है तो एकदम रैपिड ग्रोथ दिखाता है, तो लेक के ऊपर पूरी एल्गल ग्रोथ करा देता है वो। तो फॉस्फोरस जो है वो डिटर्जेंट से आ सकता है, जो हम हमारी जो पेस्टिसाइड ये सब डालते हैं उसमें फॉस्फोरस अगर है तो वो भी यहां पर क्या करेगा, यहां पे एल्गी ग्रोथ वहां पे करा देगा। फॉस्फोरस को बोलते हैं प्राइम पोल्यूटेंट ऑफ द लेक, याद रखना। चलिए, तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है। अब यहां पे एक चीज आता है कि हम किस तरीके से हमारी एल्कलिनिटी को मेजर करते हैं। तो यहां पे एल्कलिनिटी को मेजर करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं टाइट्रेशन। मेथड। ठीक है, अब सुनिए इस बात को। यहां पर जो एल्कलिनिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ CaCO3। ये चीज याद रखना। यहां सुनिए इस बात को, बहुत ढंग सुनिएगा। मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी लास्ट लेक्चर में, इसको मैं यहां पे जगह है कहीं, चलो मैं इसकी नीचे ही यहां पर लिख देता हूं। चलो, तो यहां पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक इक्वेशन लिखवाई थी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B, या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B। याद है, किसी भी चीज का 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी दूसरी चीज के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। चलिए, तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए मेरा एक पानी है, मान लीजिए मेरे पास यहां पे पानी है, ये मेरा बीकर है, इसके अंदर मेरा यहां पे क्या है, पानी में येलो वाला दिखा दे रहा हूं एक बार, क्योंकि ब्लू पे ब्लू नहीं दिखेगा। ये मेरा इसके अंदर पानी है, इसके अंदर जो OH नेगेटिव आयंस हैं वो मान लीजिए उनकी जो कंसंट्रेशन है वो है मान लीजिए 17 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, उसी कंसंट्रेशन कितनी है, 17 मिलीग्राम पर लीटर। तो बताओ इस पानी में एल्कलिनिटी कितनी है। ठीक है, सुनिए इस बात को, सुनिए। या तो मैं OH नेगेटिव आयन भी दे रहा हूं और यहां पे मैं आपको SCO3 नेगेटिव आयन की भी दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल 61 मिलीग्राम पर लीटर। ये दोनों की कंसंट्रेशन मेरे को दे रखी है, ये दोनों की कंसंट्रेशन मुझे दे रखी है, और मेरे से पूछा है भैया मेरे को एल्कलिनिटी बता दो। तो आप क्या इन दोनों की कंसंट्रेशन बताओगे। ठीक है, चलो दो की तो बता दोगे, लेकिन अगर इसके अंदर CO3 ट्वाइस नेगेटिव भी है, HS नेगेटिव भी है, NH3 भी है,
ठीक है, तो क्या इन सबकी कंसंट्रेशन बताते जाओगे क्या कि भैया इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है? नहीं भाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिठाई लेने जाते हो, काजू की बर्फी अगर लेने जा रहे हो, तो आपसे जो पैसे लेता है वो बर्फी का लेता है ना, 1 किलो का उसने रेट लगा रखा है, भैया बर्फी का ये। कहीं वो ऐसा नहीं कहता नहीं काजू के इतने हुए, मेरे चीनी के इतने हुए, मेरी मेहनत के इतने हुए, उसमें बेकिंग की तो इतने पैसे लगेंगे, ऐसा तो नहीं लेता ना। तो यहां पर हम यही चीज हमें यहां पर भी ना करनी पड़े तो हम क्या करते हैं, इन सब कंसंट्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ CaCO3। आई होप बात समझ आ गई होगी। हम क्यों कर रहे हैं ये भी बात समझ आ गई है, और कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए, कभी भी किसी भी एक कंसंट्रेशन को दूसरी कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो याद रखना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास जो पानी था उसमें OH नेगेटिव आयन कितना था, 17 मिलीग्राम पर लीटर, और SCO3 नेगेटिव आयन कितना था, 61 मिलीग्राम पर लीटर। ये मेरे पास यहां पर था। चलिए, ये यहां पे था। अगर ये चीज इतनी है तो मेरे को ये बताओ यहां पर इस OH नेगेटिव आयन की कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं? क्या मेरे को बता सकते हो? दोबारा सुन लो, मैं ये कह रहा हूं ये मेरे पास पानी है 1 लीटर, इसके अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है 17 मिलीग्राम पर लीटर, SCO3 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है 61 मिलीग्राम पर लीटर। तो बताओ मेरे यहां पर इस पानी में OH नेगेटिव आयन के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं और SCO3 नेगेटिव आयन के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं? चलिए, ये आपको बताना है। आपको याद होगा पिछले ही लेक्चर में नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना बताया था मैंने। एग्जाम्पल क्या दिया था कि मान लीजिए मेरे पास एक ब्रिक है जिसका वजन जो है 3.5 kg है। मैं यहां पर एक ट्रक में 3500 kg ही ले जा सकता हूं। तो बताओ कितनी ब्रिक मैं यहां पे लगा सकता हूं? कैसे निकालोगे? 3500 डिवाइडेड बाय 3.5 तो कितनी आई? 1000 ब्रिक्स। क्लियर है? तो सेम चीज तो यहां पे करनी है। हमारे पास टोटल वजन दे रखा है, 1 लीटर में कितना है? 17 मिलीग्राम है। 1 लीटर ही तो पानी है, तो 1 लीटर में कितना है? 17 मिलीग्राम है। मतलब हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, 3500 kg वाली टोटल वजन दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एक ब्रिक का वजन निकालना है। एक ब्रिक का मतलब क्या है कि मुझे यहां पे OH नेगेटिव आयन का यहां पे क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट निकालना है। मुझे OH नेगेटिव आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो OH नेगेटिव आयन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो मोलिकुलर मास कितना होगा? ऑक्सीजन का 16, H का 1, हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर कितना आया? 17। समझ आ गई बात? क्लियर होगी? चलिए, तो ये जो होगा ये होगा ग्राम्स। इक्विवेलेंट वेट जो होगा, 1 मिनट, ये ग्राम्स में आएगा। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? देखो, सुन लो इस बात को बहुत ढंग से सुन लो। ये मेरा टोटल वेट आया कि 1 लीटर में इतना है। ये आया मेरा इक्विवेलेंट वेट, ये आया एक ब्रिक का वजन। भली वो सेम दिख रहे हो, ठीक है? या फिर एक काम करता हूं, इसको चेंज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको मैं चेंज करके 34 कर देता हूं। अब तो दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, तो ये क्या है? मेरे पास टोटल वजन 1 लीटर में कितना है,
और ये आया है मेरा इक्विवेलेंट वेट। एक ब्रिक का वजन कितना है, इक्विवेलेंट एग्जांपल के हिसाब से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टोटल मास कितना है 34 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 17 ग्राम, ये तो होगा टोटल डिवाइडेड बाय एक का वजन। ये तो क्या है 3500 डिवाइडेड बाय 3.5 नंबर निकालने के लिए। अरे क्या हो गया, चलिए तो यहां पर ये मिलीग्राम में है, ये मिलीग्राम में है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 34 इंटू 10⁻³ ग्राम्स डिवाइडेड बाय 17 ग्राम्स। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये आपका यहां पे 2 आ जाएगा। तो यहां पर आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ ये मेरे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल कर आ जाएंगे। क्लियर है, बात समझ आ गई। चलिए अब सुनिए, मैंने बोला था 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, एक के बराबर है। तो यहां पर 2 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। एक के बराबर है तो 2 इंटू 10⁻³ के बराबर होगी। समझ आ गई बात, क्लियर होगी। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में है। चलिए ये चीज होगी। तो उसी तरीके से तो यहां लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। होगी बात समझ, क्लियर है। चलिए तो यहां पर पानी के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं CaCO3 की, वो है 2 इंटू 10⁻³ ये तो OH नेगेटिव आयन के आपने निकाल लिए, ये तो OH नेगेटिव आयन की निकाल लिए। सिमिलरली SCO3 नेगेटिव आयन भी तो है, SCO3 नेगेटिव आयन भी तो है। तो यहां पे SCO3 नेगेटिव आयन वो कितना है, वो है आपका 61 मिलीग्राम पर लीटर। चलो उसको एक बार छोड़ देता हूँ, कल समझाने के लिए लिखा था, पहले इसी समझाया था, ठीक है। उसको एक बार हम छोड़ देते हैं, क्योंकि समझाना ही तो है। 2-3 चीजें मैं करूंगा तो वो पेज मेरे को एक और ऐड करना पड़ जाएगा। चलिए तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, क्योंकि सेम ही चीज करनी है। अरे यार क्या हो गया इस पेंसिल को, एक मिनट। हाँ अब सुनिए, चलिए तो ये चीज आपको समझ आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास पानी था उसके अंदर OH नेगेटिव आयन जो था वो था 17 मिलीग्राम पर लीटर। तो मैं ये कह सकता हूं इस पानी की जो एल्कलिनिटी है, ठीक है, उसमें इस पानी में CaCO3 कितना है, CaCO3 है 2 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। समझ आ गई बात। मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, यही मैंने किया। चलिए लेकिन मेरे को यहां पे जो आंसर देना है ना, वो मेरे को ग्राम इक्विवेलेंट में नहीं देना, वो मुझे देना है मिलीग्राम पर लीटर की फॉर्म में। तो यहां पे आप उल्टा कर दो, यहां पे उल्टा कर दो,
तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूला था। अब आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है किसके, हमारे CaCO3 के, वो कितने हैं 2 × 10⁻³ ये मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं, बाद में शॉर्टकट बताऊंगा, 1 मिनट में सब हो जाएगा। 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू टोटल वेट कितना है, टोटल वेट आपको निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट कितना है CaCO3 का, वो है आपका 50। तो यहां पे टोटल वेट कितना आ जाएगा 2 × 10⁻³ × 50 इज इक्वल टू 100 × 10⁻³ ग्राम, या फिर मैं बोल सकता हूं 100 मिलीग्राम, ठीक है। तो उस पानी में की जो एल्कलिनिटी है वो कितनी है, वो है आपकी 100 मिलीग्राम पर लीटर इन द फॉर्म ऑफ CaCO3, 100 मिलीग्राम पर लीटर इन द फॉर्म ऑफ CaCO3 है। आई होप बात समझ आ गई होगी हमने क्या किया। अब मैं पूरा सब कुछ एक चीज में समराइज कर दे रहा हूं ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। तो यहां पर मेरे पास पानी था, ठीक है, इसके अंदर OH नेगेटिव आयन थे, कितने के थे 34 मिलीग्राम पर लीटर। 34 के हिसाब से किया ना, किस हिसाब से किया, हाँ 34 के हिसाब से किया ना, ठीक है, यहां भी 34 कर देते, 34 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। मतलब ये है कि इसके अंदर जो OH नेगेटिव आयन है 1 लीटर में कितना है 34 मिलीग्राम है। अब मुझे ये है OH नेगेटिव आयन, मुझे ये जानना है कि अगर मेरे को सेम एल्कलिनिटी चाहिए होती, अगर मुझे सेम एल्कलिनिटी चाहिए होती किससे, इन द फॉर्म ऑफ CaCO3, मुझे सेम एल्कलिनिटी चाहिए होती इन द फॉर्म ऑफ CaCO3, तो बताओ मैं इसके अंदर कितना डालता CaCO3। बात समझ आई, बात समझ आई। अगर मुझे सेम एल्कलिनिटी चाहिए होती इन द फॉर्म ऑफ CaCO3, बताओ मैं कितना डालता, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दिया, हमने निकाल लिया कि यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं OH नेगेटिव आयन के, वो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। फिर इससे हमने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया, खत्म कहानी, खत्म कहानी, कुछ करना क्या था। तो अब यहां पे शॉर्टकट दे दे रहा हूं, मैं आपको शॉर्टकट दे दे रहा हूं। शॉर्टकट क्या है, जो भी आपको टोटल मास दे रखा है, कभी भी एल्कलिनिटी जो है कभी भी आपको कन्वर्ट करनी है इन द फॉर्म ऑफ CaCO3, तो क्या करो, जो भी एलिमेंट दे रखा है, चाहे OH नेगेटिव आयन दे रखा है, SCO3 नेगेटिव आयन, कुछ भी दे रखा है, तो यहां पर उसका मास लिखो, टोटल मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो भी है टोटल। फॉर एग्जांपल अगर मैं OH नेगेटिव आयन की बात करूं, टोटल मास ऑफ OH नेगेटिव आयन इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH नेगेटिव आयन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, बस इतना करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हमारा ये कितना था 34 था, 34 मिलीग्राम पर लीटर था, मिलीग्राम को मैं क्या कर रहा हूं ग्राम में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कितना था इसका 17 इंटू 50, ये आ गया 2, आंसर कितना आ गया 100 मिलीग्राम पर लीटर, आपके पास यहां पर आंसर आ गया है। समझ आ गई बात, आई होप बात समझ आ गई होगी। अरे भैया कुछ नहीं किया, ये जो चीज आई है, क्या हो गया पेंसिल पे, 1 मिनट, चार्जिंग तो है। ये जो चीज आई है ये आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही दे रहा है, ये आपको
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH नेगेटिव आयन ही दे रहा है, वो इसके बराबर है, बस उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने इससे। क्लियर है? क्यों किया ये भी बता दिया, सिंपल फॉर्मूला क्या है वो भी आपको मैंने बता दिया। इसमें कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। इसको एक बार दोबारा रिपीट में देख लेना अगर आपको समझ नहीं आया है। वैसे तो मैंने इतना आपको समझा दिया है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे कन्वर्जन किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, अब यहां पे हम इसका टाइट्रेशन, यार ये एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेते हैं। प्रॉपर इसका बन जाएगा कि हम किस तरीके से टाइट्रेशन करते हैं, इसके ऊपर फिर एक न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।